दोस्तों, इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसकी ताकत और क्रूरता ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में जितनी ज़मीन जीती उतनी आज तक किसी और ने नहीं, सिकंदर तक ने नहीं। अपनी मौत से पहले तक इस शासक ने जापान सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक की ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया था और ऐसा माना जाता है कि उसके युद्ध अभियानों में लगभग 4 करोड़ लोगों की जान गई। इसकी गाथाएं तो यहाँ तक कहती हैं कि ख्वारिज़्म साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में तो विरोधी साम्राज्य की 3/4 आबादी ही मिटा दी गई थी। और इतना ही नहीं, यह शासक इतना रहस्यमयी था कि इसने जीते जी कभी किसी को अपनी तस्वीर या मूर्ति बनाने की इजाज़त नहीं दी। और जब इसकी मौत हुई तो उसके जनाजे में शामिल होने वाले लोगों तक को मौत के घाट उतार दिया गया था ताकि दुनिया ये ना जान सके कि उसकी कब्र कहाँ है। यह वही व्यक्ति था जिसके सामने क्रूरता खुद सर झुकाकर खड़ी होती थी, जिसने खुद को ईश्वर का अभिशाप कहा था और इतिहास जिसको कहता है खानों का खान चंगेज़ खान। तो आइए जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। दोस्तों, चंगेज़ खान की दास्तां शुरू होती है उस समय जब दुनिया उसे खानों का खान नहीं बल्कि सिर्फ तेमुजिन के नाम से जानती थी। साल 1162 ये वो समय था जब उसके आसपास के आधुनिक मंगोलिया और साइबेरिया की सीमा पर छोटे से कबीले में उसका जन्म हुआ। यह कबीला बहती ओमान नदी के किनारे पर था। उस जमाने में मंगोल टुकड़ों में बटा हुआ था। हर जनजाति खाना बदोश थी। कहीं स्थायी घर नहीं हुआ करते थे। यहाँ जिंदगी में संघर्ष नहीं होता था बल्कि संघर्ष में जिंदगी होती थी। दर्जनों खाना बदोश कबीले आपस में भिड़ते रहते, कभी खाने की तलाश में, कभी सत्ता की भूख में। तेमुजिन का बचपन भी इन्हीं क्रूर हालातों में बिखरा था। जब वो सिर्फ 9 साल का था तब उसके पिता को तातार कबीले के लोगों ने जहर देकर मार डाला था। पिता की मौत के बाद हालात और बेरहम हो गए। उसकी माँ और 6 भाइयों को कबीले से बाहर निकाल दिया गया। अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी नन्हे तेमुजिन के कंधों पर आ गई थी। वक्त गुजरा और 1178 में तेमुजिन ने बोरते नाम की लड़की से शादी कर ली। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक उसकी ज़िंदगी पलट गई। बोरते का अपहरण कर लिया गया। उस वक्त शायद यही मोड़ था जिसने तेमुजिन को योद्धा बनने की ओर धकेल दिया। उसने हिम्मत दिखाई, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए युद्ध छेड़ा और धीरे धीरे अलग अलग कबीलों के साथ गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। हर लड़ाई के साथ तेमुजिन की ताकत बढ़ती चली गई। एक एक करके कबीले उसके झंडों के तले आते गए और उसका नाम मैदानों में गूंजने लगा। अब वो सिर्फ खाना बदोश लड़का नहीं रहा बल्कि उभरता हुआ एक कमांडर बन चुका था। भाइयों, हर महान शासक शायद वो नहीं होता जो पुरानी राहों पर चलता जाए, बल्कि वो होता है जो ज़रूरत पड़ने पर परंपराओं को तोड़कर अपने लिए नया रास्ता बना ले। तेमुजिन ने भी यही किया। उस समय बंगोल समाज में गहरी जड़ जमाए एक परंपरा चली आ रही थी जो थी नेपोटिज्म। यहाँ सत्ता और सेना में बड़े पद सिर्फ रिश्तेदारों और ख़ानदानों के लोगों के हिस्से में आते थे। तेमुजिन ने इस परंपरा को ध्वस्त कर दिया और उसने अपने अधिकारियों को चुनने के लिए खून के रिश्तों के बजाय काबिलियत को अपना पैमाना बनाया। चाहे कोई भी आम योद्धा हो या दुश्मन, अगर उसमें हुनर है तो तेमुजिन उसे अपनी सेना में जगह देने से पीछे नहीं हटता था। उसके लिए न जाति मायने रखती थी न ही खानदान। यही वजह थी कि उसके कुछ भरोसेमंद कमांडर वही निकले जो कभी उसके खिलाफ लड़ चुके थे। तेमुजिन की इस सोच का सबसे शानदार किस्सा साल 1201 की लड़ाई से जुड़ा है। यह युद्ध ताइजुट जनजाति के खिलाफ लड़ा जा रहा था। तभी एक तीर सीधा तेमुजिन की ओर छोड़ा गया। मकसद था उसे वहीं ख़त्म करना, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो तीर उसके घोड़े में धंस गया और तेमुजिन बच निकला। लड़ाई जीतने के बाद तेमुजिन ने ताइजुट कैदियों को बुलवाया और पूछा, मेरे घोड़े को मारने वाला कौन था? मेरी तरफ तीर छोड़ने वाला कौन था? माहौल सन्नाटे से भर गया। तभी एक शख्स निर्भीकता से आगे बढ़ा और बोला, तीर चलाने वाला मैं था। सबको लगा कि उसकी मौत तय है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। तेमुजिन उस शख्स की तीरंदाजी, निशानेबाजी और बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे सेना में अपना अधिकारी बना लिया और उसने उस योद्धा को एक नया नाम दिया, जेबे, जिसका मतलब था तीर। आगे चलकर जेबे तेमुजिन के सबसे घातक जनरलों में से एक बन गया था। दोस्तों, सिर्फ एक ताकतवर योद्धा नहीं था बल्कि उसकी सोच भी सबसे अलग थी। उसका अनुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी अनुशासन की बदौलत ही वह 1205 तक तेमुजिन ने अपने तमाम दुश्मनों को परास्त कर दिया था और मंगोलिया के मैदानों पर
उसकी सत्ता मजबूत हो गई थी। अगले ही साल 1206 में उसने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उसने पूरे क्षेत्र से प्रतिनिधियों को बुलाकर एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसे इतिहास में कुरुलताई नाम से जाना जाता है। इस सभा ने न सिर्फ एक नए राष्ट्र की नींव रख दी जो आकार में आज के मंगोलिया जैसा था, बल्कि यहीं पर तेमुजिन को पूरे मंगोलों का सर्वोच्च शासक घोषित किया गया। इसी क्षण तेमुजिन ने अपना पुराना नाम छोड़ दिया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ एक नया नाम। यह नाम था चंगेज़ खान। तेमुजिन के संदर्भ में इसका सही अर्थ था सर्वोच्च शासक। अब उसकी आंखों में एक और आग जल रही थी। अब उसे चाहिए थी दुनिया की बादशाहत। अब उसकी तलवार को सिर्फ मंगोलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दुश्मनों के खून को पीना था, जिसकी शुरुआत हुई चीन से। चंगेज़ खान का पहला बड़ा अभियान उत्तरी पश्चिम चीन के शीजिया साम्राज्य के खिलाफ था। छोटे छोटे शुरुआती हमलों के बाद मंगोल 1209 में शीजिया की राजधानी सिंचुआन तक पहुंच गए। शीजिया का शासक इतना ताकतवर मंगोल सेना के सामने टिक नहीं पाया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद मंगोलों ने उत्तरी चीन के जिन राजवंश पर हमला करके अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की। चंगेज़ खान की सेना के सामने जिन साम्राज्य की शक्ति भी कमज़ोर होती चली गई। 1219 में चंगेज़ खान ने एक निर्णायक मोड़ लिया और ख़ारिज़्म साम्राज्य पर हमला किया, जो आज के तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। यह युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि ख़्वारिज़्म उस समय मध्य एशिया का एक बड़ा व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। यह युद्ध आगे चलकर चंगेज़ खान और भारत को भी जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, आइए जानते हैं। मंगोल साम्राज्य के पश्चिम में बसा था एक बेहद समृद्ध मुस्लिम साम्राज्य ख़्वारिज़्म। उसका शासक था शाह अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड। उस समय 1218। चंगेज़ खान ने सोचा, दुश्मनी क्यों, चलो व्यापार करते हैं। उसने अपने सैकड़ों मुस्लिम व्यापारी कारवां ओतरार भेज दिए। ओतरार था सिल्क रूट का एक चमकता हुआ हीरा, वो सिल्क रूट जिस पर चीन का रेशम, भारत का मसाला, अरब के घोड़े और यूरोप का सोना बहता था। लेकिन जब कारवां ओतरार पहुंचा तो वहां का गवर्नर इनालचुक हुआ करता था। उसने उन्हें मंगोलों के जासूस समझकर उन सभी व्यापारियों को कत्ल कर दिया, सिर्फ एक को छोड़कर। यह खबर जब चंगेज़ खान तक पहुंची तो उसकी आंखों में आग भड़क गई। फिर भी उसने सब्र किया। उसने शाह को अपने दूत भेजे और कहा, इनालचुक को सजा दो और नुकसान की भरपाई करो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने एक दूत का सर कटवा दिया, बल्कि बाकी दूतों की दाढ़ियां मुंडवा दी। और ध्यान रहे, मंगोल संस्कृति में दाढ़ी मर्दानगी और ताकत का प्रतीक हुआ करती थी। अब चंगेज़ खान ने दूत नहीं बल्कि सेना भेजी। 1219 में मंगोलों का समुद्र ख़्वारिज़्म की ओर बढ़ा। पहला निशाना बना ओतरार। कुछ ही दिनों में शहर राख में बदल गया और इनालचुक को कैद कर लिया गया। चंगेज़ खान ने उसकी आँख, कान, नाक पिघलती हुई चांदी से भर दी। इसके बाद बुखारा की बारी आई। मंगोल सेना मस्जिद पर चढ़ गई और वहीं से चंगेज़ ने ऐलान किया कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। अगर तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर मुझे तुम्हारे पास ही नहीं भेजता। फिर शहर में आग और खून का खेल शुरू हुआ। बुखारा जल उठा। लाखों लोग मौत की नींद सो गए। ख़्वारिज़्म साम्राज्य का हर किला, हर शहर ताश के पत्तों की तरह गिरता चला गया। इतिहासकार लिखते हैं कि सिर्फ 3 सालों में 10 से 60 लाख तक इंसान मौत के घाट उतार दिए गए थे। अब चंगेज़ खान की नज़र शाह पर थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद शाह भागता रहा। खुरासान से बगदाद के बीच भागता, छुपता, दौड़ता रहा, लेकिन मंगोलों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अंत में वो थक कर हार कर कैस्पियन सागर में एक द्वीप में जाकर छिप गया। यहीं मंगोलों के घोड़ों के पैर ठिठक गए, क्योंकि मंगोल कभी समुद्र में दाखिल नहीं होते थे। हालांकि 1 साल बाद इसी द्वीप पर रहते रहते साल 1220 में एक बीमारी से सुल्तान की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। शाह का बेटा था जलालुद्दीन मकबरानी। शाह के बाद यही मकबरानी गद्दी संभालता है। वो अपने पिता जितना कमज़ोर नहीं बल्कि एक जुझारू योद्धा साबित हुआ। उसने 1219 से 1221 के बीच मंगोलों से कई छोटे छोटे युद्ध लड़े। वो चंगेज़ खान के सामने आखिरी ढाल बन के खड़ा रहा। मकबरानी के पास लगभग 90,000 की फ़ौज थी और इनके बल पर उसने मंगोल फ़ौज को एक लड़ाई में हरा दिया था। लेकिन इससे एक गलती हो गई। इस लड़ाई में चंगेज़ खान का दामाद मारा गया था। अब चंगेज़ खान मकबरानी के पीछे पड़ गया
मानो समूचे ख़ानदान को मिटाने की उसने कसम खा ली थी। मंगबरानी ने भागकर गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी यानी 21वीं सदी के अफ़गानिस्तान का एक इलाका। चंगेज़ खान ने अपनी फ़ौज गजनी तक भेज दी, लेकिन उन्हें पहुंचने में 15 दिन की देरी हो गई। मंगबरानी और उसके साथी सिंधु नदी के तरफ भाग निकले और 1221 में चंगेज़ खान की सेनाओं ने जलालुद्दीन मंगबरानी को सिंधु नदी के किनारे घेर लिया। जब जलालुद्दीन हार के करीब था, उसने अपने परिवार के साथियों को पानी में धकेल दिया ताकि वे मंगोलों की कैद में न पड़ें। फिर वो खुद घोड़े पर सवार होकर तेजी से सिंध नदी में कूद पड़ा। इस तरह जलालुद्दीन नदी पार करके भारत की धरती में प्रवेश कर गया। और यही वह पल था जब चंगेज़ खान की आंधी पहली बार भारत के दरवाजे पर आ पहुंची थी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जिसने चीन की महान दीवार को चुनौती दी, जिसने ख्वारिज़्म जैसे ताकतवर साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया, जिसका नाम सुनकर यूरोप तक कांप उठता था, और यही चंगेज़ खान जब सिंधु नदी के किनारे पहुंचा तो उसने नदी को पार क्यों नहीं किया? क्यों वो भारत, जिसकी ज़मीन उसके घोड़ों के टापों के नीचे आ सकती थी, उसके साम्राज्य के नक्शे पर कभी शामिल ही नहीं हुई? दोस्तों, ये साल था 1221। दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश बैठे हुए थे। ठीक इसी समय जलालुद्दीन मंगबरानी सिंधु नदी पार करके भारत की ओर भाग आया था और मुल्तान में छिप गया था। उसने दिल्ली सल्तनत से पनाह मांगी थी, लेकिन उसके साथ ही चंगेज़ खान का संदेश भी इल्तुतमिश तक पहुंचा था। संदेश साफ था, अगर उसे पनाह दी तो दिल्ली का नामो निशान मिटा दूंगा। इल्तुतमिश असमंजस में थे। एक तरफ ख्वारिज़्म की दोस्ती, दूसरी तरफ चंगेज़ खान का क्रोध। ऐसे में तीसरी राह निकाली गई और उन्होंने सीधे इनकार नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसे टालना शुरू किया, कभी मौसम का बहाना बनाकर, कभी ठहरने की जगह का। इस तरह उन्होंने जलालुद्दीन को पनाह देने से बचते बचते दिल्ली को बचा लिया। हालांकि कुछ इतिहासकार चंगेज़ खान के भारत न आने की और भी कई तार्किक वजह बताते हैं। एक इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज़ खान जब बाहर युद्ध कर रहा था तो उसके साम्राज्य में बगावत उठने लगी थी। उसे डर था कि कहीं लौटने तक उसका साम्राज्य बिखर न जाए। दूसरी वजह भारत की जलवायु थी, क्योंकि मंगोल ठंडी जगह के आदी थे, जबकि भारत की नमी, उमस और चिपचिपी गर्मी उनके देह को पिघला देती थी। तीसरी वजह उसकी उम्र मानी जाती है, और उस समय चंगेज़ खान लगभग 60 साल का हो चुका था। वैसे भी दिल्ली से उसकी कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए बिना किसी रणनीति के आक्रमण करना उसने ठीक नहीं समझा। अंततः चंगेज़ खान ने अपना ध्यान शीजिया साम्राज्य की ओर मोड़ा, जिसने उसके अभियान के समय मदद भेजने से इनकार कर दिया था। 1227 की शुरुआत में अभियान के दौरान एक घोड़े ने उसे गिरा दिया, जिससे उसको भीतरानी चोटें लग गई। वो लड़ता रहा, अभियान जारी रहा, लेकिन उसका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, और 18 अगस्त 1227 को शीजिया साम्राज्य को कुचलने के ठीक पहले मौत ने चंगेज़ खान को रोक दिया।